नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे लाल पान की बेगम कहानी। किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है और ये हिंदी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें इकाई 7 में ये कहानी ली गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, लाल पान की बेगम कहानी का जो प्रथम प्रकाशन है वो कहानी नामक जो पत्रिका निकलती थी उसमें हुआ। किस महीने में? जनवरी में। और कब हुआ? 1957 ईस्वी में हुआ। इस कहानी को किस संग्रह में संग्रहित किया गया है? जो रेणु जी की ठुमरी नामक इनका संग्रह है उसमें इस कहानी को संकलित किया गया है या संग्रहित किया गया है 1959 ईस्वी में। जो ठुमरी नामक इनकी रचनाओं का या कहानी संग्रह जो इनका निकला था उसमें। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को दर्शाती है। यानी इसमें जो मुख्य भाव है इस कथानक में वो क्या है? ग्रामीण महिला सशक्तिकरण या महिला शक्ति, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को दर्शाती है। जहां बिरजू की मां एक आधुनिक, प्रगतिशील और दबंग नारी के रूप में उभरती है जो अपने सपनों को पूरा करने और समाज में सम्मान से जीने के लिए दृढ़ है, न कि पारंपरिक दमनकारी कुरीतियों के आगे झुकने के लिए तैयार है। यानी पारंपरिक दमनकारी कुरीतियों का वो विरोध करती है और सम्मान से जीवन जीने के लिए वो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता से वो डटी रहती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। यानी वो रो रहा था। उसको क्या पड़े थे? तमाचे पड़े थे। अपनी माँ से उसे तमाचे मिले। तो यहाँ पर बिरजू है, कितने साल का बालक है? 7 साल का बालक है। आधे मिट्टी मल रहा था, यानी वो मिट्टी में लोटपोट हो रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सौवाइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, यानी सांझ हो गई है। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। यानी जो बकरा है उस पर कुकुर माछी जो मक्खियां हैं वो लगी हुई थी, या इस तरह का कोई जो जीव जंतु उसको काट रहा है, उसकी वजह से वो परेशान था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ, बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ, यानी उसके कोई बंदिशें न हो तब जाएगी ना। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए हर आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास पड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। पास कौन खड़ी थी? पानी भरने वाली जो स्त्रियां हैं। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछूटा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहरने के लिए वो उनको कहती है। किसको? हथछूटा, यानी हाथ खुल गया है। तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे बप्पा ने बड़ा हाथ तुम्हारा खोल दिया है, यानी रोक टोक नहीं है तुम पर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव नहीं पड़ते। यानी उसके पास क्या था? जूठ था। कितना? 4 मन। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। यानी कहाँ पर हो रहा है नाच? बलरामपुर में। बैल अब अपने घर हैं, जो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाए
मिल जाएगी, यानी अब बैल तो है हमारे पास, गाड़ी मांगने से मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। और ये फुआ जो है वो किससे बातें कर रही है? पानी भरने वाली स्त्रियों से। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब ना आ, यानी यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, और पीछे पगहिया यानी उसकी कोई बंदिशें ना हो तब ना। जंगी की पोतोहू बिरजा की माँ से नहीं डरती, बिरजू की माँ से नहीं डरती। कौन नहीं डरती? जो जंगी की पुतोहू है वो नहीं डरती। वो जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सर्वे शीतल मिर्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा यानी निवास स्थान पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा दनहर जमीन का पर्चा कट जाता। जो धान उपजाने वाली जमीन है वो तुम्हारे नाम हो जाती। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पोतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मो टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है, यानी वो तेज तर्रार है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़किलासी है और उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसीलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई, यानी अपने भीतर ही भीतर उसको दबा लिया। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, यानी गोबर पे ढेला फेंकने का मतलब है कि वापस वो कीचड़ अपने पर ही उछलेगा। जीभ के झाल को गले में उतारकर, झाल यानी जो झाग था, जीभ मुंह में झाग, उसको गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। चंपिया को ने जो दवाई लेने के लिए गई थी, अरे चंपिया, आज लोटे तो तेरी मुंडी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ, दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पुतोहू सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। अरे चंपिया, क्योंकि चंपा सुबह से गई हुई है और सांझ होने तक अब तक लौट कर वापस नहीं आई। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है, यानी वो उस पर तंज कसते हुए आगे निकल जाती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दन पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुट्टा हो जाएंगी, यानी वो जल जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सौवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती हैं। सौवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सौवाइन की दुकान पर मोती झरते हैं, जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, यानी सुबह से वहां बैठी हुई है। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, तो वो उसे समझाती है। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू
बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे ना मैया 1 रत्ती भर, यानी थोड़ा सा। 1 रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, यानी घर के पीछे वाले भाग में। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, कितने साल की बच्ची है वो, 10 साल की, कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है, इस तरह बेलजी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। यानी सिद्धू की जो बहू है वो क्या, किसकी, बिरजू की माँ की कढ़ाई ले गई है तो उसे लौटाने की बात है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, सांझ हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। वो क्योंकि वहाँ मेले में जाना है उनको, तो यहाँ वो उसके जो पिता हैं वो गाड़ी ढूंढते हुए घूम रहे हैं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी की, अगर उन्होंने नहीं दी तो अब गाड़ी मिलेगी भी नहीं। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में, यानी कहीं का नहीं। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के, ये मर्द नाच दिखाएगा। किसके लिए कहती है, अपने पति के लिए। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भरकर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी, यानी बहुत देर हो गई होगी उनको पहुंचे हुए। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलटेरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस तुझे, किसको कह रही है, उसको, बागड़ को, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनर टुनर मुझे जरा नहीं सुहाता। अब क्योंकि वो उसका स्वभाव कैसा हो रहा है, वो चिड़ी हुई है, ना तो उसे घर में सारी व्यवस्था है और ना ही वो नाच देखने के लिए जा पा रही है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। जुनुर जुनुर बैलों की झुमकी। तूने, बीच में ही बात रुक जाती है, बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। कथरी क्या है? कथरी जो फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर एक बिछोना बनाया जाता है, उसको कथरी कहते हैं। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह, यानी चौकड़ी मारना। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? प्रश्न करता है। गांव में एक पंछी भी नहीं, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भरोसा नहीं।
संझा तारा डूब रहा है, यानी सांझ वाला तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया, यानी उसे दुख हो रहा था। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला कि हे बाबा, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो, आपको क्या चढ़ाएंगे? एक बैंगन चढ़ाएंगे। गाछ का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा, प्रार्थना करता है बिरजू। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, यानी पहले ही मन में कोई ख्वाब नहीं देखने चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, यानी जो मन में इच्छाएं थी वो खत्म हो गई। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी, यानी जिनको वो जानती थी सबकी मान मनोती उसने करी थी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट भी तो बाकी ही है। हाय रे देव, यानी महावीर का जो रोट बोला था उसने प्रभु हनुमान का, वो भी तो भी बाकी है। भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ कि मैंने जो मन्नत मांगी थी उसको दुगना चढ़ा दूंगी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने मनोती पूरी नहीं की। उसे लगता है कि आज अगर उसे गाड़ी नहीं मिल रही है, वो मेले में नहीं जा पा रही है, नाच देखने नहीं जा पा रही है, तो इसके पीछे बाबा का कोप है, क्योंकि उसने मनोती पूरी नहीं की थी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, यानी जूट के जो पौधे लगे हैं वो अच्छे बने हैं। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ, कि वहां भगत के यहाँ जब तोला गया तो केवल 10 हुआ औरों की नजर के कारण, जबकि होना कितना चाहिए था? 15 मन होना चाहिए था। इसमें जलने की क्या बात भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, यानी छोटा सा बच्चा बहुत बातें जानता है। जमींदार का बेटा है कि चंपिया, बिरजू सो गया है क्या? पूछती है। उसे बातें सोचते सोचते अचानक याद आता है कि क्या बिरजू सो गया? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। भला आदमी अपने पति को कहती है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। तिबड़ी बुझा दे, यानी जो लाइट जला रखी है दिया बुझा दो। बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। आगे से दरवाजा बंद कर दो। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो, अब जरा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के नहीं तो और किसी और के। अगर जोर नहीं रखोगे या अपना जोर नहीं लगाओगे तो जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा खोख मोज दिया है उसके मर्द ने कि उसे क्या सुख मिला है? कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ।
कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने, सोचती है वो कि खसम यानी पति ने कभी एक जलेबी भी लाकर दी है। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट यानी रुपए देखने भी नहीं दिया आंख से, बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में डिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे दिन की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, यानी दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, क्योंकि उनके पास बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, यानी ना जाने कौन सा बुरा वक्त था जब उसके मुंह से ये इच्छा प्रकट हो गई, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना, यानी फटी हुई बिछोने या गुदड़ी के नीचे दुसाले का सपना, यानी जो काम नहीं हो सकता उसके बारे में सोचना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीव वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है, यानी नारियल का तेल लगाती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 घर जमीन भी अपने गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी यानी अगेता, आगे की फसल। लोगों की बिखदीड़ से बचे तब तो, यानी लोगों की बुरी नजर से बचे तब ना। वो अपने बारे में सोचती है कि आखिर लोग मुझसे जले भी क्यों ना, मेरे पास बहुत कुछ है लोगों को जलाने के लिए। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते हैं, कान लगाकर। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, जो वहां पर टाट लगा रखी थी जिससे पर्दा कर रखा था, उसके छेद में से देख तो सही। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया की गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ गई थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है, यानी ऐसे लगता है कि वो उस टोली के पास चिलम जिसमें गांजा भरा था वो पीकर आए हैं। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने रुकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंसीख रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, यानी रोशनी करो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बल्लियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंसी टट्टी में खोस दे अपने खेत का। अपने खेत का? उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन के अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां।
मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? यानी अभी तो काट कर लाए भी नहीं कि तुमने नए धान को जूठा कर दिया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से दो धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया? कौन कहता है? बिरजू। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की माँ जाने का ठीक ठिकाना नहीं, और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? कि मांगने पर क्या गाड़ी नहीं मिलेगी? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होती है। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से, जिन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया था। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार में गुस्सा हो रही थी न। चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है, यानी पुकारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ क्योंकि बिल्कुल अकेली है तो उसको ये बात चुभ गई थी कि ना नाथ ना पीछे कोई पगबंधन, इसीलिए वो उसको ये बात बुरी लगी और अब फुआ को क्यों बुला रही है मीठी रोटी बनाने के लिए। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाजा किया। ओ, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सौवाइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। यानी वहां फुआ को जब रात भर पहरे के लिए छोड़ा था तब उसको बहुत कम तंबाकू दिया गया। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, यानी मिलिट्री वालों की फौजी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही और हंसने लगती है। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन के 5 शकरकंद खा लिए। कि उसने कितने शकरकंद खाए? 5। सभी फिर ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? यानी आधा गुड़ लोगी? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा।
बिरजू के माँ के आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिया का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रुपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे तो पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ने, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ने रोहट हो रहा है कि क्यों रोने का शोर आ रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुनहरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिल्ट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनहरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़ी। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। कूप यानी कुएं में। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कातिल की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। खेतों के धान के खेतों से जब निकलती है तो एक अलग ही आवाज आती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखास कर गला साफ किया, यानी खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गोने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपनी रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है और वो अब नाच देखने के लिए जा रही है। यहाँ वो केवल स्वयं ही नहीं जा रही, बल्कि अन्य स्त्रियां जो नहीं जा पाई थी उनको भी अपने मन में किसी प्रकार का मैल ना रखते हुए उनको भी लेकर जाती है और दिखाती है कि वो वाकई में खास है, क्योंकि उसके पास ज़मीन है, उसके पास बैल हैं
और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव की अन्य स्त्रियों के पास नहीं है लेकिन उसके पास है। इस अपनी अलग पहचान को वो गाड़ी पर सबको ले जाकर भी एक अलग पहचान बनाती है और उनके बीच में भी आकर्षण का केंद्र बनती है। और वहाँ जो जिस पोतोहू से उसकी लड़ाई चल रही थी उसको भी ले जाकर वो ये सिद्ध करती है कि वो वाकई में सबसे ऊपर है, या लाल पान की बेगम लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो मुख्य तथ्य हैं वो भी हम करेंगे, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।